सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेंटल फॉर्मूला आता कैसे है। डेंटल फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द अपर जॉ, एक मिनट, दिस इज द अपर जॉ एंड दिस इज द लोअर जॉ। तो ये है अपर जॉ एंड दिस वन इज द लोअर जॉ। इसको सबसे पहले हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेना है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ग्राफ पढ़ते हो ना सब लोग, हम ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना। ऐसे ही हमने अपर जॉ और लोअर जॉ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया। हमने एक क्वाड्रेंट के अंदर देखना है कितने टीथ हैं। तो बेटा एक क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले हैं 2 इंसाइजर्स, एक है कैनाइन, ठीक है। फिर उसके बाद है कितने प्रीमोलर्स आएंगे, 2 प्रीमोलर्स, और लास्ट में 3 मोलर्स, लाइक दिस। तो ये है 2 इंसाइजर्स, this one is canine, this one is premolars। एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो ये है प्रीमोलर्स एंड देयर आर 3 मोलर्स। कितने हो गए टोटल टीथ इसमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर? डेंटल फॉर्मूला कैसे? 8 हो गए, हाँ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ, इंसाइजर कितने हैं, फिर कैनाइन कितने हैं, देन प्री मोलर एंड लास्ट में मोलर। हाँ जी, एक क्वाड्रेंट के अंदर इंसाइजर्स कितने हैं? कितने हैं बेटा? 2, ठीक है। कैनाइन कितना है? 1। प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3। ये तो है अपर जॉ। अब लोअर जॉ में बताओ, सेम होगा? 2 1 2 3, ठीक है। अब ये देखो अपर जॉ के अंदर ये 8 है, एक क्वाड्रेंट के अंदर है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी कितने होने चाहिए? 8 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे भी देखो, एक क्वाड्रेंट के अंदर 8 है और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी लोअर जॉ में 8 ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे जॉज तो सिमेट्रिकल है ना। ये देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आ गए? 16 टीथ आर इन अपर जॉ एंड 16 टीथ आर इन लोअर जॉ। हो गए टोटल 32 दांत। इसको कट नहीं कर देना है, अब मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो यहाँ पे, कट करके 1 नहीं लिख देना। 16 1 जा 16। 16 टीथ अपर जॉ में है और 16 टीथ लोअर जॉ में, वो इस तरीके से आए, ठीक है। तो ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट। अब हमने देखना है डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट। डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का जॉ साइज और इन्फेंट के जॉ साइज में फर्क होगा। अडल्ट का जॉ साइज बड़ा है और जो छोटा बच्चा है उसका जो जॉ साइज इतना सा है। तो कौन से टीथ आपके अकॉर्डिंगली एब्सेंट होते हैं इन्फेंट्स में? किसी को पता हो? मोलर्स? नहीं, प्रीमोलर्स, ठीक है। तो वैसे ही हमने करना है इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो बेटा बच्चों में भी 2 इंसाइजर हैं पहले क्वाड्रेंट में, एक कैनाइन है। प्री मोलर नहीं होते, 0, मोलर 2 होते हैं। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला बनता है 2102 अपॉन 2102।
टोटल टीथ बताओ बच्चों में कितने होंगे? अगर इतने टीथ, ये कितने हैं टोटल टीथ इन वन क्वाड्रेंट? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 10। नीचे भी 10। टोटल टीथ इन केस ऑफ इन्फेंट कितने हो गए? 20। तो टोटल टीथ इन केस ऑफ इन्फेंट्स इज 20 और अडल्ट्स के केस में 32। आजकल 32 दांत नहीं आते हैं। आप अडल्ट हो गए हो, 18 साल से ऊपर हो, 25 साल का बंदा ले लो, उसके दांत गिन लो, 32 दांत बहुत कम लोगों के होते हैं, क्योंकि हमारा जॉ साइज छोटा होता जा रहा है। हम उतनी हार्ड चीजें नहीं खा रहे ना, हम सॉफ्ट कुक्ड चीजें खा रहे हैं, इसलिए हमारा जो जॉ साइज है वो छोटा होता जा रहा है। इसलिए हमारे जो लास्ट मोलर है वो कभी कभी आता है, कभी कभी किसी का एक अकल जाड़ आती है, दूसरी कई बार 2 आती हैं, कई बार एक भी नहीं आती किसी की, ठीक है ना। तो इसको विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं। विजडम टूथ क्यों बोलेंगे इसको? लास्ट मोलर इज कॉल्ड एज, ये मैं आगे जाके लिखवाती हूँ कि लास्ट मोलर को हम विजडम टूथ बोलते हैं, क्योंकि इसका आने का टाइम होता है 25 साल। 20 से 25 साल की एज में ये आता है, तब तक तुम लोगों को अकल आ गई होती है, इसलिए इसको अकल जाड़ बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसके पीछे ये नहीं है कि जिसका विजडम टूथ आ जाए तो वो अकलदार बंदा बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ मिथ, कि मिथ माना जाता है कि हो सकता है किसी को आ जाए अकल। अब देखिए इसके बाद है रूट फॉर्मूला। रूट फॉर्मूला समझते हैं कि जो जैसे ये टीथ है, दिस इज अ टीथ, ये टीथ का अपर सरफेस है और इसमें कितनी रूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ना 2 रूट्स हैं। मैं सिर्फ इसकी एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे कैनाइन होता है, कैनाइन के केस में देर इज ओनली 1 रूट, लाइक दिस। किसी दांतों की 1 रूट है, किसी किसी दांत की 2 रूट है, किसी की 3 भी हैं। आपके जो मोलर्स होते हैं इनकी 3 रूट्स होती हैं। ये एड्स में आता ही है, उसमें दिखाते हैं दांत नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये रूट्स हैं। अब रूट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। रूट फॉर्मूला है 1 1 2 3। जैसे ये भी इंसाइजर की 1 है, कैनाइन की 1 है, प्री मोलर की 2 है और मोलर की 3 है। सेम ऐसे ही नीचे 1 1 1। लोअर, लिसन here, lower premolar have only 1 root and lower molar have only 2 roots। ये फर्क है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हो जाएगा याद? सभी बच्चे बोलो बेटा, हो जाएगा याद? यस मैम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। मैम ये 3x2 अपॉन में 3x2 क्यों लिया था? उस टाइम पे मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो मुझे समझ नहीं आया। 3x2 क्या क्या? मैम ये डेंटल फॉर्मूला जो है ना एडल्ट अडल्ट का सुनो, यस ध्यान मैम। से सुनो। ये 2 + 1 कितना हुआ? 2 मैम + 1 कितना हुआ? 3। 3 + 2 3 मैम + 2 5। 5 + 3 5 में 3 प्लस कर दोगे कितना हो गया? मैम 8। 8। ऊपर वाले जॉ में, यहाँ पे डायग्राम देखो, ऊपर वाले जॉ में एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने टीथ है? कितने टीथ है बेटा? अपर जॉ में 1, किसी भी क्वाड्रेंट में देख लो, अपर जॉ में दोनों क्वाड्रेंट मैंने दिखाए हैं, एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने टीथ हैं? मैम 8। 8। तो पूरे अपर जॉ में कितने टीथ होंगे? 8 × 2 कर देंगे। यस मैम। ये 3 × 2 नहीं है, बेसिकली ये प्रॉपर इन सब का सम × 2 है। ओके मैम। ठीक है, तो ऊपर वाले जॉ में भी 16 टीथ आ गए, नीचे वाले जॉ में भी 16 टीथ आ गए। ऐसे इन्फेंट्स के केस में भी है।
यस मैम। ओके मैम। ओके, लेफ्ट साइड वाला बोर्ड डन है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड इज यस डन और नॉट? यस मैम। ओके, मैं रब कर रही हूँ। मैम मेरे तो अभी 32 दांत आ गए हैं। आ गए हैं, वेरी गुड। यस मैम। सब तूने चेक करवाए हैं? 32 दांत आने मुश्किल है वैसे इस उम्र में। अभी गिना मैम। नहीं, ऐसे तुमसे नहीं गिने जाएंगे। हम अभी शीशे में गिना। हम पहले ही था मेरे को शक। हम पहले भी गिना था। हाँ। तुम्हारी कही बात हर सच हो जाएगी। 32 दांत वाले बंदे की हर कही हुई बात सच हो जाती है, पता है तुम्हें? हर बंदे के 32 दांत नहीं आते। ये भी एक कहावत बनी हुई है कि जिसके 32 दांत होते हैं उसकी कही हुई बात सारी सच हो जाती है। दिस इज जस्ट अ सुपर, किसको बोलते, सुपरस्टिशियस थिंग है। ऐसी कोई सच्ची बात है नहीं है, ठीक है? तुम चेक करवाओ, मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे 32 दांत होंगे। यस मैम हैं। वो थोड़े थोड़े है? दिख रहे हैं, दो लास्ट के। यस मैम। जो लास्ट वाला भी पूरा नहीं आया होगा ना? सब आधा गया आधा, है, आधा। हाँ आधा। अभी जब पूरा आएगा तब हम 32 मानेंगे उसको, ठीक है? ओके मैम। हाँ, 1-2 महीने और भी। 1-2 महीने नहीं, साल लग जाते हैं बेटा इसमें। ओके चलिए, एनीवेज लिखो प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर is absent in case of infants. So they have total 20 teeth. ये मैंने पहले ही तुम्हें करवा दिया, बट अब मैंने लिखवा दिया कि कौन कौन से एब्सेंट होते हैं। तो लाइफ में कौन से दांत हैं जो सिर्फ एक ही बार आते हैं? प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर, ठीक है? उसको हम बोलेंगे मोनोफाइडोंट। वैसे तो हमारे टीथ क्या है? क्या? डाइफाइडोंट। लिखो, सो प्रीमोलर्स and last molars appears only once in the life cycle, so called as monophyodont teeth. ठीक है? अब जो टीथ है वो दो 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 तरीके से हम पढ़ते हैं। एक है मिल्क टीथ, जो बच्चों में होते हैं। मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, और डेसिडुअस टीथ, और दूसरे हैं परमानेंट टीथ। 6 साल की एज के बाद जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, और 12 साल की एज तक जाते जाते पूरे टीथ आ जाते हैं, सिर्फ लास्ट मोलर को छोड़ के, ठीक है? तो ये जो टेम्परेरी टीथ है दे आर 20 इन नंबर, और परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। ज्यादातर होते 28 ही हैं, मगर टोटल अगर किसी के आते हैं मंजीत की तरह तो वो 32 आएंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, राइट साइड ऑफ द बोर्ड रब कर दूं बेटा मैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, यस मैम। रब कर दूं? यस मैम। ओके, यस मैम। कौन सा बैच है? 1? अच्छा, उधर से आओ या इधर से, ध्यान से। तुम इतने दिनों बाद कैसे आए हो? अच्छा, ओके।
तो लास्ट मोलर को हम बोलते हैं विजडम टूथ, लिखो। लास्ट मोलर is called as wisdom tooth. As it appears, wisdom होता है अकल, आपको समझ। As it appears at the age of 25 years and also called as vestigial tooth. Vestigial tooth समझते हो? Vestigial होता है जो अब नहीं आता है, आप फंक्शनल नहीं है। कई बार आ जाता है मगर प्रॉपर उसका जो स्ट्रक्चरल है वो अपीयरेंस नहीं होती है, क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा। मैंने बोला अभी कि हमारा जो जॉ साइज है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादा पका हुआ खाना खा रहे हैं और सॉफ्ट खाना खा रहे हैं। अगर हम हार्ड खाना खाएंगे तो हमें मोलर्स की जरूरत है। चबाना है ना, चबाने के लिए मोलर सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो जब तुम सॉफ्ट चीजें खाओगे तो क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा आजकल। लिख, आगे है, नेक्स्ट है बेटा। टीथ के 3 पार्ट होते हैं। टीथ हैव 3 पार्ट्स। इफ आई ड्रॉ दी डायग्राम, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। ये है बेटा, दिस वन इज द बोनी सॉकेट। बोन का सॉकेट है, इसके अंदर टीथ है। टीथ इज लाइक दिस, ये रूट्स है टीथ की। ये जो अपर विजिबल पोर्शन जो आपको व्हाइट कलर का नजर आता है, ये वाला, दिस वन व्हाइट जिस पे ब्रश करते हो आप, दैट इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है, और ये क्राउन और ये वाला पोर्शन, जस्ट दिस वन, क्राउन और रूट के बीच का जो जंक्शन है, जो कि तुम्हें क्लियरली समझ भी नहीं आएगा, जिसके ऊपर गम चढ़ा होता है, आपके गम्स चढ़े होते हैं, दैट इज द नेक। और लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज रूट्स। तो 3 पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। टीथ हैव 3 parts: crown, neck and roots. क्राउन के नीचे लिविंग पोर्शन होता है। लिविंग पार्ट इनसाइड द क्राउन इज, उसको हम बोलते हैं डेंटिन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेंटिन। जो क्राउन होता है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ इनेमल। व्हाइट कलर का जो पोर्शन है ये बोनी सब्सटेंस होता है, बोन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इनेमल बोलते हैं। और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी का। ये भी मैं लिखवा देती हूँ तुम्हें। डायग्रामेटिकली थोड़ा बहुत समझ आया? इतना ज्यादा डिटेल नहीं करना है, क्योंकि ये तो आगे जाके आप पढ़ोगे ही, हमने इतना नहीं डिटेल करना है, बस जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो करनी है। ओके, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन रब कर दूं या भी लिख रहे हो? लिख दिया मैम। आपका बेटा लेफ्ट वाला? ठीक है, टाइम पे आया करो। लोकल ही हो ना तुम लोग? यहाँ से ही आ रहे हो ना? क्या हुआ?
तुम कहाँ लोकल? तुम तो यहाँ पीजी में नहीं रहते? अच्छा। चलिए नेक्स्ट है क्राउन। बस अब बोलना नहीं है, मैंने आने नहीं देना यहाँ पे। अगर बोलना है तो घर पे बैठ के पढ़ो। लिखो अपर, इट इज द अपर विजिबल पोर्शन, upper visible portion made up of enamel. Enamel is the hardest substance of body. इनेमल सिक्रीट होता है बेटा एक स्पेशल सेल से, याद करने पड़ेंगे। इट इज सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल्स, और इनका ओरिजिन होता है विच आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नेक इज जस्ट अ जंक्शन बिटवीन द क्राउन एंड रूट, इसमें कुछ खास नहीं है। जस्ट अ जंक्शन between the crown and neck, sorry root. Next है root. Root, लिखो below crown there is a dentine, below crown there is a dentine. Dentine is secreted by odontoblast cells. ओडोंटोब्लास्ट सेल्स भी याद करना पड़ेगा, और इनका ओरिजिन है विच इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। डेंटिन के नीचे बेटा देर इज अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड पल्प। बिलो डेंटिन there is a pulp. Pulp is the living material of tooth. ठीक है। अब तुम लोग एड्स वगैरह में देखते हो कि मीठा खाने से कैविटीज हो जाती है ना, ऐसा क्यों होता है? मीठा खाने से ज्यादा चॉकलेट्स और जितना भी मीठा बच्चे खाते हैं, टॉफीज वगैरह खाते हैं, उसमें ज्यादा कैविटीज क्यों हो जाती हैं? किसी को आइडिया है कि कैविटीज क्यों होती हैं? बताओ। राइट साइड ऑफ पोर्शन रब कर दूं? लिख लिया सबने? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ भाई। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। मीठा खाने से क्यों डेंटल कैरीज हो जाती हैं, कैविटीज हो जाती हैं? बेटा जो मीठा है, मीठे के अंदर होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है। ठीक है, आपके दांतों में, आपके माउथ रीजन में बैक्टीरिया रहते ही रहते हैं, तभी तो ब्रश करते हो सुबह उठ के, शाम को सोने से पहले। वो बैक्टीरिया उस जिस जगह पे, अब जब तुम चॉकलेट खाते हो वो दांतों में फंस जाती है, निकलती नहीं है, वो दांतों में जाएगी और वहीं पे सेटल हो जाती है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, और छोटे बच्चों को ब्रश करने की आदत भी नहीं होती,
कोई छोटे हैं ना अभी, वो नहीं करते, 2 3 4 साल का बच्चा ब्रश नहीं करता, उसको करना भी नहीं आता, वो खा जाता है। तो उसके उसमें क्या होता है कि जो आप ब्रश, वो जो सॉरी दांतों में जो चॉकलेट फंसी हुई है वहीं पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती रहेगी, और बैक्टीरिया फिर सबसे पहले इनेमल को खत्म करेगा, इनेमल के बाद डेंटिन, डेंटिन के बाद पल्प को, तो बीच में क्या हो जाएगी, कैविटीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसलिए मीठा अगर खा रहे हो तो बीच में यू शुड रिंस योर माउथ प्रॉपरली विद वाटर, सो दैट कि वो सारा पोर्शन जो है जो आपके दांतों में फंसा हुआ है वो निकल जाए। तो लिखो कैविटीज इन द टूथ आर कॉल्ड एज डेंटल केरीज। इनको हम डेंटल केरीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका टीथ जो है दैट इज डन। नेक्स्ट इज द टंग। टंग आपके कंट्रोल में है या नहीं है, बताओ। नहीं है? है। नहीं है? जो बच्चे बोल रहे हैं कैसे है? हम जब मन करता है तभी घूमती है। मन करता है तभी तुम बोलते हो, मन करता है तभी तुम। टंग को पकड़ लो हाथ से और बोल के दिखाओ मुझे, बोल के दिखाओ। टंग को पकड़ के बोल के दिखाओ जरा। अभी दे दूं? अभी दे दूं ना? हाँ रुको, पेन दो बेटा एक मुझे। हाँ जी, पकड़ के दिखा, पकड़ के बोल के दिखाओ मुझे। है कुछ ऐसा? आपके कंट्रोल में है टंग? आपको कंट्रोल में नहीं लग रही? हम बोलते नहीं जुबान कंट्रोल करो, क्यों बोलते हैं? ज्यादा मत बोलो। अगर आपके कंट्रोल में नहीं होती तो क्यों बोलते हैं? तो वो तो पड़ेगी, सामने से तो पड़ेगी पड़ेगी। आज डेट क्या है? 16 है ना? सादिया, ओके। नेक्स्ट इज मिलन। आयुषी एब्सेंट है ना आज, मतलब इधर नहीं है। अमान, अमान अंसारी। मोहम्मद सुहेल। अनन्या नहीं। सुहेल, सुहेल और अक्षिता भारद्वाज। हो गया सबका? किसी का रह तो नहीं गया? लो जी, थैंक यू। अल हाँ जी, टंग, टंग जो है दैट इज अ वॉलंटरी ऑर्गन। अब यही नहीं पता आपको कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन वॉलंटरी है, कौन सा ऑर्गन इनवॉलंटरी है। आप अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल करते हो बेटा, दैट इज अ वॉलंटरी ऑर्गन। नई चीज सीखी है, पता चला, नहीं तो आपको लगता था कि टंग आपके कंट्रोल में नहीं है ना? है या नहीं है? नहीं पता था ना? कि पता था कि आपके कंट्रोल में है? उनको नहीं पता था कि कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, एक सीधे बैठो सब लोग, सीधे बैठो। आपको लगता है कि आपके जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, ये वाले पेट के मसल्स हैं, ये वाले, दिस वन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लगता है ना? या नहीं लगता? लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। एकदम से अपनी बॉडी में से, अपने लंग्स में से सांस बाहर निकालो, निकालो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो। एकदम पेट अंदर जाता है, वो कैसे गया? तुमने किया तो गया, तो आपके कंट्रोल में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है, मगर वो कंट्रोल में नहीं होती, और जो है वो पता नहीं है आपको। आईलिड्स के बारे में बताओ मुझे, कंट्रोल में है? नहीं है, पर बच्चे बोलते हैं। कैसे? आप लोग भी बताओ, दोबारा बोलो बेटा। नहीं रोक सकते। आप आंखें खुली रखो। आप अगर रोक रहे हो उसको कुछ टाइम के लिए, तो आप एक एक टाइम ऐसा आएगा अपने आप आंखें झपकेगी।
मतलब ये कि आपके कंट्रोल में वो नहीं है, दैट इज अंडर, वैसे वो इनवॉलंटरी है मगर आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, बस एक नर्व होती है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो आपके कंट्रोल में, बस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आपके कंट्रोल में नहीं होती मगर लगता है आपको कि हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, ओके, लिखिए टंग, इट इज वॉलंटरी, इट इज वॉलंटरी, मस्कुलर, मसल्स की बनी हुई है, एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंडुलर ऑर्गन भी, ग्लैंडुलर वर्ड समझते हैं, ग्लैंड्स हैं। टंग का बेसिक काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग? मिक्सिंग। मिक्सिंग? किसकी मिक्सिंग? खाने की? यस मैम, नहीं। खाने की। हाँ टेस्ट चलो, टेस्ट मेन काम है इसका, टेस्ट। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। और दूसरा स्पीच, बोलना। टंग कट जाए बोला नहीं जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। एक तुमने सुना होगा, बच्चे कुछ हकलाते हैं और कुछ होंगे जो थथलाते हैं, दोनों में फर्क है। हकलाने वाला बंदा थथलाता नहीं है और थथलाने वाला बंदा हकलाता नहीं। हकलाना होता है कि उसकी टंग जो है वो उसके कंट्रोल में प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से वो वर्ड्स को रिपीट करता है। रिपीट समझते हो ना, उससे बोला नहीं जाता, बोलने में उसको टाइम लगता है। और थथलाने वाला बंदा जो होता है, जैसे क्या बोले, थथलाने, छोटे छोटे बच्चे थथलाते ही हैं, उनसे वर्ड क्लियरली नहीं बोला जाता मगर वो हकलाते नहीं है। अगर उसने बोलना है कि, क्या बोलोगे अब वर्ड, अब मुझे तो ये भी नहीं याद, मैं कैसे तुम्हें बताऊं। कोई वर्ड बताओ, छोटे भाई बहन बोलते होंगे जो थथला के बोलते। हाँ जी, किसको? दोबारा बोलो। नहीं, मास्क उतार के बोलो, नहीं आवाज फटती है। हाँ, क को त बोलना, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे बोलते हैं मगर वो हकलाते नहीं है। वो जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रैक्टिस, वर्ड फॉर्मेशन, उनकी जीभ की फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से उनकी जो हकलाना है या स्टैमरिंग है या थथलाना है वो चीजें सामने आती है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, फिर उन बच्चों की क्या करवाते हैं, स्पीच थेरेपीज कराते हैं। स्पीच थेरेपीज में उनको तरीके बताए जाते हैं कि आप अपनी टंग को कैसे फोल्ड करके प्रॉपर आवाज निकलती है। ठीक है, तो वो बहुत लंबा काम है, जब डॉक्टर बनोगे तब पता चलेगा तुम्हें। लिखो नेक्स्ट। कौन? कई बार, बट नॉट ऑलवेज। कई बार। सारे बच्चे छोटे होते अगर थथला है, बोल रही हूँ, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होके थथलाएगा नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उसको करेक्ट करोगे, उसकी स्पीच थेरेपीज करवाओगे तो बड़ा होके वो नहीं थथलाएगा बेटा। अगर वो उसकी आदत बन गई तो फिर आप वो छुड़वा नहीं सकते हो। तो पहले 5 साल के अंदर अंदर उसी बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। जब उसको बताया जाएगा तब वो क्लियर करेगा। अगर तुम उसको नहीं बताओगे, हम लोग मजाक में ले लेते हैं ना उन चीजों को, तो बच्चे की आदत पक जाती है तो बड़ा होके भी वही काम करेगा। ठीक है, लिखो। जो टंग है वो आपके फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच है बाय एक देखना घर जाके, टंग जो है वो आपके फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच है। एक फ्रेनुलम, छोटा सा एक पोर्शन होता है जो टंग को जोड़ता है नीचे वाले पोर्शन के साथ। तो लिखो, टंग इज अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग इज अटैच्ड with the floor of mouth by lingual frenulum। इसका नाम है लिंगुअल फ्रेनुलम। टंग के अंदर पेपिला होते हैं। टंग कंटेन्स पेपिले, एंड पेपिले जो होते हैं इट कंटेन्स टेस्ट बड्स। तुम सब बच्चों ने देख लिया कि इस हफ्ते हम लोग शायद डाउट सेशन नहीं लगा पाएंगे। टाइम टेबल चेक किया अपना? तो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सर नहीं है, तो अगले हफ्ते से हम डाउट सेशन रखेंगे।
तो अगर किसी को कोई वैसे डाउट है तो वो वैसे पूछ सकता है क्लास में ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेन्स पैपिला एंड इट कंटेन्स टेस्ट बड्स। अब हमने स्ट्रक्चर करना है बेटा टंग का। तो लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन में रब कर रही हूँ, आई होप सबने लिख लिया है। राइट साइड ऑफ द बोर्ड भी लिख लिया बेटा सबने? यस मैम। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। This is the base of the tongue and this is the apex. Apex is the pointed part, आगे वाला portion जो है that is V-shaped area, उसको हम base apex बोलते हैं। और पीछे वाला जो जुड़ा हुआ है जो आपको visible नहीं है that is the base. अब जो tongue है that is divided into two parts by, यहाँ पे एक depression मिलता है। ये डिप्रेशन एक वी शेप्ड फरो कॉज करता है। यहाँ पे ऐसे वी शेप्ड एक ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर है जो टंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम। बेसिकली ये फोरामेन सीकम, ये डिप्रेशन कहाँ से आया? जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब आप अभी पैदा होने वाले थे, तो आपका थायराइड ग्लैंड टंग के इस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ था। अब आपका थायराइड ग्लैंड टंग के साथ जुड़ा नहीं है, वो आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है। तो जब जब बर्थ से जस्ट पहले ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से निकला और नेक रीजन में जाके सेटल हो गया, मगर वो थायराइड ग्लैंड अपना डिप्रेशन छोड़ गया है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। तो फोरामेन सीकम बेसिकली एक डक्ट होती है थायराइड की, थायरोग्लॉसल डक्ट, उसका रेमिनेंट है। तो लिखो रेमिनेंट ऑफ, रेमिनेंट होता है रिमेनिंग पार्ट, remnant of thyroglossal duct। और ये जो वी शेप्ड पार्टीशन है जो टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है वो है ये पोस्टीरियर 1/3, ये पोस्टीरियर पार्ट है। दिस पोस्टीरियर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज pharyngeal part। And anterior part is oral part। ठीक है, ये जो वी शेप्ड फरो है जो डिवाइड करता है टंग को दो हिस्सों में, दैट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। sulcus terminalis is V-shaped furrow। इसके नीचे बेटा आपको मिलेंगे अब पहले फर्स्ट टाइप ऑफ पेपिले, क्योंकि पेपिले के अंदर होता है टेस्ट बड्स। तो ये पहले टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ पेपिले आर
इसका नाम है सरकम वैलेट पेपिले। सरकम वैलेट पेपिले जो है इनका नंबर देखो 8 ही है। 8 ही बनाया ना, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, मगर इनका साइज बड़ा है, नॉब लाइक साइज है, तो लिखो दे आर नॉब लाइक लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा साइज इन्हीं का है। वेरी लो इन नंबर या वेरी फ्यू इन नंबर, नंबर में कम होते हैं। और इनका मेन काम है बेटा, देयर मेन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। कड़वा टेस्ट आता है, दवाई का कड़वा टेस्ट होता है, वो आपको जीभ के पिछले हिस्से में फील होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपको साइड में नाम क्या है जिस कर्नम, क्या, इसका नाम क्या है किस, मैम जो आपने लिखा है सरकमवैलेट, ना? सरकमवैलेट सर्कम। पेपिले। अब टंग के जस्ट सरकमवैलेट के नीचे साइड्स में आपको एक और पेपिला मिलेगा, पेपिले मिलेंगे, दैट इज दी फोलिएट पेपिले। फोलिएट पेपिले इसलिए बोला, फोलिएट वर्ड का मतलब होता है लीफ लाइक, तो दे इनकी शेप जो है दैट इज लीफ लाइक। और ये नॉन फंक्शनल होते हैं ह्यूमंस में, दे आर नॉन फंक्शनल इन ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपको आपकी जीभ के ऊपर रेड कलर के डॉट्स दिखते होंगे कभी, बताओ बेटा। यस मैम। कभी छाले। Yes, ma'am. नोटिस देख करें हैं कभी, रेड कलर के भी होते हैं, यस मैम। वाइट कलर के भी होते हैं, मगर पहले रेड कलर के। जो रेड कलर के डॉट्स हैं बेटा, दे आर बेसिकली दी फंजी फॉर्म पेपिले। फंजी फॉर्म पेपिले, ये क्या है, दे आर न्यूमरस रेड कलर डॉट्स, न्यूमरस रेड कलर्ड डॉट्स एंड कंटेन, इसके अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड्स। फिर आपको मिलेंगे व्हाइट कलर के डॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। इसका नाम है फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले जो हैं दे आर न्यूमरस, नजर आ रहा है ना बेटा सबको, न्यूमरस वाइट डॉट्स, और इनके अंदर कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता, डू नॉट कंटेन टेस्ट बड। तो फिर इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, टेस्ट बड तो है नहीं, टेस्ट कैसे करेंगे। जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग रफ सरफेस एरिया
for mastication. Mastication का मतलब होता है च्यूइंग. फूड को रफ सरफेस एरिया देना सो दैट कि जो च्यूइंग है वो इजी हो जाए. ठीक है. तो दिस इज द पोर्शन ऑफ टंग. नेक्स्ट इज द किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, एक छोटा सा यहीं पे लिख लो टेस्ट एरियाज. टेस्ट एरियाज जैसे टंग में ना टेस्ट एरियाज भी होते हैं ना, जिस जिस जगह पे टेस्ट बर्ड्स हैं उस जगह पे वो एरिया आ जाएगा. बेटा ये एरिया होता है दैट इज फॉर बिटर टेस्ट, और ये एरिया है स्वीट. स्वीट के साथ ही ये एरिया कोइंसाइड करता है विद द सॉल्टी टेस्ट. और यहाँ पे सार खट्टापन आपको यहाँ पे फील होता है. होता है कभी? कभी सोचा है कि खाते समय आपको जीभ के कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट फील होता है? नहीं सोचा. गोली लेना, एक पैरासीटामोल की गोली ले लेना, एक दवाई, उसको जीभ के फ्रंट वाले एरिया में रखना, कड़वापन फील ही नहीं होना. जब उसको निगलोगे, ठीक है, तो पीछे की तरफ जीभ के पिछले साइड की आपको कड़वापन फील होता है. ठीक है. और जब आप नींबू या खट्टी चीज खाते हो आपकी एक साइड की आंख बंद होती है, ऐसे करते हो. क्यों? क्योंकि वो एक तरफ जीभ के एक तरफ उसको फील कर रहे हो. और जब भी लड्डू या कोई भी मीठी चीज खाते हो तो टंग का अगला पोर्शन अपने आप आगे जाता है, क्योंकि वो उसका एरिया है. उसी पे ही जो शुगर एरिया है या स्वीट एरिया है वहीं पे फील होना है. स्वीट एंड सॉल्ट दोनों का एरिया एक है, कोइंसाइड करता है. ठीक है. तो दीज आर द टेस्ट एरियाज ऑफ द टंग. एनी प्रॉब्लम इन दिस? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा भाई? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे ये आपका ओरल कैविटी के अंदर शायद सब कुछ कंप्लीट हो गया है. टीथ, टंग, पैलेट एंड और क्या था? कुछ और था इसमें? देखो 4 चीजें लिखवाई थी ना मैंने. माउथ पहले हो गया था. माउथ, टीथ, टंग एंड पैलेट हो गया. अब हमने आगे नेक्स्ट जाना है. ओरल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स. अब फेरेंक्स देखते हैं फेरेंक्स क्या है. इसके लिए मुझे ना एक डायग्राम में ही क्लियर कर देना. ओके, ये सबने ये बना लिया है स्ट्रक्चर. डायग्राम इज डन और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ. यस मैम. यस मैम. एनीबडी फ्रॉम द ऑनलाइन बैच जिसने नहीं किया बेटा? सबने कर लिया है बच्चों? यस मैम. ओके, मैं रब कर रही हूँ. ओके, फेरेंक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको
अपनी बॉडी का सेक्शन काटो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझते हो? नोज, ये आपकी क्या करोगे, आपकी बॉडी को एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड करोगे सेंटर से, कि एक आईज एक तरफ, एक दूसरी आईज दूसरी तरफ, एक हाथ एक तरफ और दूसरी हाथ दूसरी तरफ। तो सेंटर से जब कट करते हो, तो मैंने ऐसे ही अपनी सेक्शन कट किया, तो हाउ आई विल सी, आप एक इसको समझने की कोशिश करना। This is external nares, इसको हम nostrils भी बोलते हैं। ये अंदर कैविटी है, दैट इज द नेजल कैविटी, और आपके नोज वाला एरिया बता रही हूँ सबसे पहले, ठीक है? नेजल कैविटी और नेजल चेम्बर, ये है इंटरनल ओपनिंग्स, इनको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। बेसिकली नोज इज द पैसेज फॉर एयर, ठीक है? ये है नीचे, दिस वन इज दी मैंडिबल। मैंडिबल समझते हैं? आपका लोअर जॉ, जबड़ा, दिस वन जो सिर्फ हिलता है। खाने में यही जॉ जो है, लोअर जॉ, जो हेल्प करता है, ऊपर वाला कोई पोर्शन हिलता नहीं है, ठीक है? और ये है रफ, जिसको आप बोलते हो कौन सा पैलेट? हार्ड पैलेट, ठीक है? और ये है, दिस वन इज दी सॉफ्ट पैलेट। ये हो गई रूफ ऑफ योर बक्कल कैविटी। दिस वन इज दी टंग, ठीक है? और यहाँ पे आपको मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे गर्दन में फील करेंगे, सब ये एरिया जो है गर्दन वाला, सबसे पहले वाला पोर्शन जो आपके हाथ में आ रहा है नेक रीजन में, पकड़ के देखो, दिस इज योर लेरिंक्स। आप उसको दबाओ, आपकी आवाज दबेगी थोड़ी सी। ये वाला आपको सांस लेने में भी दिक्कत आती है ना? आपको प्रेशर फील होता है यहाँ पे। तो जिसको गला घूट के मारते हैं, सबसे पहले वो मरता इसीलिए क्योंकि उसका तुमने लेरिंग्स क्रश कर दिया है और ट्रेकिया क्रश कर, दिस इज बेसिकली ट्रेकियल पार्ट। तो दिस इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाहर होती हैं कार्टिलेजनस रिंग, आपको जो फील हो रही है, दीज आर दी कार्टिलेजनस रिंग्स, ठीक है? तो दिस इज ट्रेकिया, these are the cartilaginous rings। इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। पढ़ा होगा, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना हुआ है, फ्लैप लाइक है। ये इसकी जो ओपनिंग है ना, ये वाली ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तभी उसके ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस, ठीक है? इसके जस्ट पीछे पीछे जो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको सामने की तरफ तो ट्रेकिया फील हो रहा है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस। ईसोफेगस को आप बोलते हो फूड पाइप, खाना जाता है जिस जगह से, ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोला जाता है गलेट, ठीक है? ये है, दिस इज ओरल कैविटी, ये है पूरी आपकी बक्कल कैविटी। ये एरिया ऐसा है, ना तो ओरल कैविटी के पीछे आता है, ना ही प्रॉपर, नहीं, ना ही बक्कल कैविटी है, ना ही प्रॉपर ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर फूड भी पास होगा, एयर भी पास होगी। तो दिस एरिया this is called as pharynx. Is it clear? ये जो हैंगिंग पार्ट आपको ये नजर आ रहा है पैलेट का, दिस इज द हैंगिंग पार्ट ऑफ द पैलेट। इसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा यूवुला।
ये है एक छोटा सा, मैंने मतलब आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऐसे अरेंजमेंट होता है आपका बक्कल कैविटी का, फेरिंक्स का, ईसोफेगस का और ट्रिकिया का। आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट और नॉट? कि नहीं मिला, समझ नहीं आया? आ गया होगा। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने खाना खाया और ये खाने को चबा चबा के हमने इसको एक राउंडेड स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है। इसका नाम है बोलस। बोलस बोलते हैं। आप खाना जब चबाते हो तो उसको अब चबा चबा के उसको राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हो। आपकी टंग करती है, आपके टीथ करते हैं, ठीक है। ये बोलस जब जाएगा तो बोलस बेटा दो जगह में एंट्री ले सकता है। किस किस जगह में एंट्री ले सकता है? या तो ट्रेकिया में जा सकता है या ईसोफेगस में जा सकता है। मगर खाने को जाना कहाँ है? ईसोफेगस में। तो बेटा आप बोलते हो ना कि खाना खाते टाइम बोलो मत, क्योंकि खाना आपके ट्रेकिया में भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ये बोलस क्या करता है? ये यही चीज करेगा। ये सबसे पहले प्रेशर देगा एपिग्लॉटिस को। एपिग्लॉटिस इस ओपनिंग को कवर कर लेगा। दूसरी तरफ प्रेशर देता है यूवुला को। जब तुम खाते खाते कई बार हंसी आ जाती है तो खाना नाक से, पानी जो होता है वो नाक से बाहर आता है। पीते पानी कभी कभी हंसते हो तो नाक से कैसे बाहर आता है? क्योंकि हंसते टाइम यूवुला पूरी तरह इसको क्लोज नहीं कर पाता। इसको क्लोज करना है इंटरनल लेयर को। तो खाना क्या करता है? एक तो एपिग्लॉटिस को प्रेशर देता है, दूसरा यूवुला को प्रेशर देता है। एपिग्लॉटिस किसको कवर कर लेगा? ट्रेकिया वाली ओपनिंग को। और यूवुला कवर कर लेगा नेजल चेंबर वाली ओपनिंग को। और खाने का रास्ता क्लियर हो गया। अब इट विल एंटर इनटू द ईसोफेगस। इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, जब फेरिंक्स पढ़ना है तो हमने ये सेक्शन काट के देखना है, दिस वन। ठीक है, ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। ये देखो, इधर देखो, गर्दन को ऐसे काट के देखना है। तो ये गोल कटेगी ना, ऐसे काटेंगे जब, तो काट के देखा ही है किसी ने तो ही स्ट्रक्चर बना है। ऐसे सेक्शन कटेगा। तो ये वाला सेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन करना है तो गर्दन गोल कटेगी। उसके अंदर अब फेरिंग्स में देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखेंगे आगे। अब बनाओ पहले, पहले मैं लिख दूं थोड़ा सा प्रोपोर्शन। तो फेरिंग्स जो है, इट इज द कॉमन पैसेज। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हेयर डिफरेंट, इसके अंदर जब हमने कट करके देखेंगे तो बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं। हेयर different tonsils are arranged in the form of ring। रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है। उस रिंग को बोला जाता है कॉल्ड एज वॉल्डियर्स रिंग। दैट इज कॉल्ड एज वॉल्डियर्स रिंग। अब मैं इसका सेक्शन करके बताती हूँ कि, बना के दिखाती हूँ कि हाउ द वॉल्डियर्स रिंग इज फॉर्म्ड।
हाँ जी, हो गया, सबने लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, एवरीबडी इज डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं रब कर दूं ना डायग्राम? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है वॉल्डियर्स रिंग बनाते हैं। वॉल्डियर्स रिंग में जस्ट मैंने जैसे वहां पे बोला था कि ट्रांसफर सेक्शन करना है, और ट्रांसफर सेक्शन में ये है पोस्टीरियर, पीछे वाला पार्ट, दिस वन इज पोस्टीरियर पार्ट, और ये है आपका माउथ, आगे वाला जो पोर्शन है ये है एंटीरियर पार्ट। पीछे आपको देयर विल बी अ टॉन्सिल्स, इनका नाम है फेरिंजियल टॉन्सिल्स। और एडिनॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पे साइड्स में देर इज अ ओपनिंग ऑफ मिडल ईयर, आपका जो ईयर होता है उसकी ओपनिंग भी आपके गले में होती है, किसी को पता है? कान में डाली हुई दवाई आपके गले में आती है, वो कैसे आती है? क्योंकि ट्यूब आती है, कान से एक ट्यूब आके गले में ओपन होती है, उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब के बाहर आपको साइड में टॉन्सिल्स मिलेंगे लाइक दिस, दोनों तरफ। इनको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबल टॉन्सिल्स। और ओनली टॉन्सिल्स भी कई बार बोल देते हैं। फिर आपको आगे जाके नीचे की तरफ, नीचे मतलब फ्रंट की तरफ, पीछे है फेरिंजियल टॉन्सिल्स, कान के जस्ट नीचे आपको पोर्शन मिलेगा दैट इज ट्यूबल, और आगे की तरफ ये ऐसे ऐसे करके आएंगे आगे। तो आगे की तरफ आपको मिलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ टॉन्सिल्स मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो पैलेट को जाके टच करते हैं, पैलेट वाला एरिया में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और फ्रंट में यहाँ पे आगे टंग होती है ना, यहाँ पे आगे टंग है, टंग के इस वाले पोर्शन में यू विल गेट अनदर टॉन्सिल्स, दीज आर लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुआ वर्ड का मतलब होता है टंग, और जो पोर्शन टंग वाले पोर्शन के साथ टच करे दैट इज द लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब आपका गला खराब होता है, दर्द करता है, क्यों करता है? क्योंकि वहां पे क्या है, टॉन्सिल्स हैं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब आता है, सबसे पहले आपकी बॉडी के टॉन्सिल्स उसको इनकाउंटर करते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं, और वहां पे होती है इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से आपका गला दर्द करता है, ठीक है। तो ये टॉन्सिल्स अगर आपकी बॉडी में, देखो आपकी बॉडी में टॉन्सिल्स कहाँ पे हैं, जहां से बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, तो वहां पे एक बैरियर लगा रखा है, नेचर ने दिया, हमने नहीं दिया कुछ भी, नेचर ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो जब भी गला खराब होता है उसी टाइम आप समझ जाते हो कि मेरा गला खराब, देयर इज सम इन्फेक्शन, वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके, राइट साइड वाला पोर्शन ये वाला रब कर दूं ना, दिस इज वॉल्डियर्स रिंग बेसिकली। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम वो नेटवर्क चला गया था मैम, ये दोबारा समझा दो।
समझा देते हैं। हम्म, दिस इज द वॉल्डियर्स रिंग। इसका नाम है वॉल्डियर्स रिंग। वॉल्डियर इज अगेन इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम से है ये रिंग। बेटा ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया है फेरेंक्स का, और फेरेंक्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट इन दी फेरेंक्स। तो वो टॉन्सिल्स के नाम है जो सबसे पीछे प्रेजेंट होंगे, दैट इज ये फेरिंजियल टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो आपके मिडल ईयर से एंटर करती है आपके थ्रोट रीजन में। उसके बाहर वाली साइड पे भी आपको टॉन्सिल्स मिलेंगे, उनका नाम है ट्यूबल टॉन्सिल्स और टॉन्सिल्स। फिर पैलेट वाले एरिया पे मिलेंगे, दैट इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और फिर टंग वाले रीजन में मिलेंगे, दैट इज दी लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुआ वर्ड मींस टंग। लिंगुआ वर्ड लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज विद द हेल्प ऑफ योर टंग। ठीक है, ओके। अब जब इन्फेक्शन होती है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है, तो ये टॉन्सिल्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको रोकना है वहीं पे, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है, तो जब इन्फ्लामेशन होती है तो लिखो, इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनॉइड्स इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन ऑफ adenoids is called as adenoidectomy, sorry, adenoiditis. As next is inflammation of फिर ट्यूबल टॉन्सिल्स भी कभी इन्फ्लेम हो सकते हैं। इज कॉल्ड एज, ये सबसे ज्यादा कॉमन, यही दो टॉन्सिल्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। वैसे तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन होती है, दवाई खाते हैं आप ठीक हो जाती है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे मिट्टी में बहुत खेलते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि हमने नीचे फर्श पे हाथ लगाया है, अब इसको धो के हम मुंह में डालें या उसी से वो खा लेते हैं। उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा जाती है हम लोगों की बॉडी से, क्योंकि हमें पता है वी हैव टू वॉश दी हैंड बिफोर ईटिंग फूड या समथिंग कुछ भी, और वो ना भी खा रहे हो तो मुंह में हाथ डालते रहते हैं, तो हाथों पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया लगी होती है। छोटे बच्चों में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनके टॉन्सिल्स ठीक ही नहीं होते। ठीक नहीं होते तो उनसे खाया नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, आपका गला खराब होता है, यू कांट इवन ड्रिंक वाटर, खाना नहीं, का दर्द होती है बहुत ज्यादा। ऐसे छोटे बच्चे के साथ है, छोटा बच्चा खाना ही बंद कर देता है क्योंकि उसको दर्द होती है ना। तो उससे क्या होगा, टॉन्सिल की वजह से उसकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वैसे तो ये रिमूव नहीं कराने चाहिए। अगर आप इनको रिमूव करवाते हो तो पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ के लिए अपना इम्यून सिस्टम आप डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम है, पूरी लाइफ प्रेजेंट होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो रिमूव करवाना पड़ता है फिर वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हिंडर कर रही है, वो खा नहीं रहा है, पानी तक नहीं पिया जा रहा है बच्चे से। ठंडा पानी गर्म पानी पीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादातर ठंडा पानी पीने से, और बच्चा ज्यादा ठंडा पानी पीता है, गर्म पानी बच्चे से पिया नहीं जाता। तो फिर रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिमूवल होता है। तो वैसे इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट इन एक्सट्रीम केसेस कर भी सकते हैं। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ, surgical removal of adenoids is called as adenoidectomy। ऐसे ही सर्जिकल रिमूवल ऑफ, एक मिनट बेटा होल्ड करना।
चलिए, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स इज एडिनॉइडेक्टमी एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ tonsils is called as tonsillectomy. ये आपका कंप्लीट हो गया फेरिंग्स। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये डायग्राम तो हो गया होगा ना, रब कर दूं? यस मैम। Yes, ma'am. ये भी रब कर दूं ना? राइट Yes, साइड ma'am. वाला पोर्शन भी हो गया ना? नेक्स्ट हमने करना है अब फेरिंग्स कंप्लीट। अब करेंगे ईसोफेगस। चेक करते जाओ, हमने वो जो फ्लो चार्ट में लिखा था वो सारे पोर्शंस कंप्लीट करने हैं रेस्पिरेटरी सॉरी इसके एलिमेंट्री कैनाल के। चलिए नेक्स्ट लिखो ईसोफेगस। ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। मैम उससे पहले लैरिंग्स है ना? लेरिंग्स हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेरिंग्स हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। Esophagus, it is 25 centimeter long tube which extends from neck through thorax, neck से होता हुआ thorax region में जाएगा and open into stomach. Opening of esophagus is called as gullet. ठीक है, तो if I draw the diagram, तो ऐसा है डायग्राम इसका। दिस इज ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज गलेट। बेटा ईसोफेगस को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। दिस इज फर्स्ट 1/3 पार्ट, दिस इज सेकेंड 1/3 पार्ट है, और ये थर्ड 1/3 पार्ट है। 1/3 हिस्सा 1/3 है ना। जो पहला 1/3 पार्ट है उसके पास होते हैं स्केलेटल मसल्स। जो सेकंड 1/3 पार्ट है उसके पास दोनों हैं, स्केलेटल मसल्स भी हैं प्लस स्मूथ मसल्स। और लास्ट के पास ओनली स्मूथ मसल्स। ईसोफेगस, और ये है बेटा स्टमक। दिस वन इज द स्टमक।
ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पे एक स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर को हमने नाम दे दिया है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और दूसरा नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टमक, ईसोफेजियल ईसोफेगस। स्फिंक्टर वेल्व होता है, ठीक है, वेल्व स्मूथ मसल का बना होता है। और दूसरा नाम है इसका कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज प्रेजेंट वेरी नियर टू दी हार्ट, हार्ट के बिल्कुल पास है। अब ये है नीचे है, दिस इज दी जे शेप्ड ऑर्गन। इस जे शेप्ड ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज फंडस। फंडस के अंदर इट मे कंटेन गैस और एयर। ये पोर्शन है इसका, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट। This is the main part which is called as the body of stomach. और ये लास्ट पार्ट है, दिस पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। दिस इज द पाइलोरिक एंट्रम। डायलेटेड पार्ट होता है पाइलोरिक एंट्रम। आगे जाके ये कैनाल है, इसका नाम है पाइलोरिक कैनाल। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक वेल्व मिलेगी, उस वेल्व का नाम है पाइलोरिक वेल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर। और फिर आपको दिस इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, हाँ जी, किसका पार्ट है ड्यूडेनम? स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। एंड ये सारा पोर्शन मैंने स्टमक का तुम्हें करवा दिया। स्टमक का भी और ईसोफेगस का भी एक ही डायग्राम के अंदर दोनों चीजें मैंने करवा दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईसोफेगस के अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं। याद करो मैंने टिश्यूज वाले चैप्टर में तुम्हें सेल्स करवाए थे जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, उनका क्या नाम था? गॉबलेट सेल। वेरी गुड, गॉबलेट सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है। तो लिखो ईसोफेगस कंटेन्स गॉबलेट सेल्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो ईसोफेगस में एब्सेंट होते हैं। Digestive glands are absent in esophagus. So no digestion, कोई भी डाइजेशन नहीं होती, occurs in esophagus. अब जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका क्या काम है? ये स्टमक का खाना ईसोफेगस में नहीं आने देता, ठीक है। तो लिखो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर guards the opening of stomach into esophagus, ठीक है, क्योंकि स्टमक कंटेंट वापस ईसोफेगस में नहीं आने देना है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रही, आवाज क्या आएगी? हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया इसोफेगस। अब आप डायग्राम वगैरह जो बना रहे हैं वो बनाओ फटाफट। एवरीबडी इज क्लियर अप टू दिस? सबको समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट क्लास मेरी होगी थर्सडे को आपके साथ, है ना? पिछला सारा पढ़ के आना है और अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो सब लोग। और अगर कोई डाउट होगा तो मैं क्लास में ही ले लूंगी, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? या जस्ट क्लास के बाद हमारी हाँ, मगर क्लास आपकी सेकंड होती है ना, क्लास में ही ले लूंगी मैं, ठीक है? जो भी डाउट होगा, मगर आप अपने टेस्ट की तैयारी जो है वो प्रॉपर करो। बायोमोलिक्यूल सारा आ रहा है ना? हाँ, तो पढ़ो, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी, और फिर डाउट्स पूछो। अगर किसी को पर्सनली भी आके डाउट्स पूछने हैं तो वो क्लास के बाद भी पूछ सकता है, जो फिजिकल बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। मगर मुझे पहले बता देना है कि मैम मेरे डाउट्स हैं, सो दैट मैं तुम्हारे लिए रूम अरेंज करा दूँ या कुछ भी क्लास के बाद यहीं पे आ जाऊँ, तो मैं बता दूंगी। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मेरे से इस हफ्ते क्लास में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते हमारा डाउट सेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सर नहीं है, छुट्टी पे हैं सर, इसलिए नहीं लग पा रहा है। लिख लिया यहाँ पे सबने? बाकी बच्चे भी बताओ। यस ऑनलाइन मैम। वाले यस बच्चों ने भी मैम। डायग्राम क्लियर है सबको? कोई डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ओके, लेट मी पोस्ट द नोट्स। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू टुडेज मैम। डेट इज 16 ना? मैम। ओके बेटा। चेक कर लो बेटा सब लोग। सारे आ गए ना? फोन बंद करो अपना। पता है मुझे, सब पता है। ओके, हो गया ये भी सारा सबका? ये भी रब कर दूं? एनीबडी वांट्स टू आस्क मैम एनीथिंग? मैम हाँ बोलो। मैम वो जो टंग में जो रिमरेंट था ना, थायराइड जो भी उसका था मैम, वो डिप्रेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाँ हाँ करता है, डिप्रेशन होता है, तभी तो उसको फोरामेन बोला है। फोरामेन का मतलब ही डिप्रेशन होता है, ओके ठीक है? मैम। और और मैम आपने वो टीथ का ब्यूनोडॉन बोला था ना, तो आपने हाँ बोला था सरफेस में डिप्रेशन। हाँ सरफेस में डिप्रेशन मतलब किसके उससे बोला था? सरफेस जहाँ पे च्यू कर रहे हैं आप वो वाले? हाँ च्यू कर रहे हैं तो उसमें देखा नहीं कभी, दांत खोल के अपने शीशे में देखा नहीं, डिप्रेशन होता है बीच में। मैम फिर वो प्रीमोलर्स और मोलर्स में होगा ना?
हाँ तो कैनाइन और इंसाइजर में थोड़ी ना होगा। ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो चीज च्यू करने में, कैनाइन आपके बाइट करने में, टीयर करने में। एप्पल को बाइट करते हो तो पीछे से थोड़ी ना बाइट करते हो, बाइट तो सामने से करते हो ना। हाँ तो वो Yes, बाइट, इंसाइजर्स के नाइन्स आपको बाइटिंग में, टीयरिंग में, तोड़ने में किसी चीज में हेल्प करेंगे। और जो ये है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, वो चबाने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। ठीक मैम। और मैम वो जो पाबा था ना, जो बैक्टीरिया फॉलिकल चाहिए उसे, वो चाहिए था ना एक एसिड, फॉलिक एसिड। तो फिर मैम हाँ वो हाँ पाबा हाँ। उसके बॉडी में रहता है या वो हमारी बॉडी नहीं से नहीं नहीं पाबा नहीं लेता है? नहीं नहीं, उसकी बॉडी में है, उसकी बॉडी में है बेटा। यस मैम। और हमारी बॉडी से भी ले सकता है, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। ओके मैम। ओके। और किसी को कुछ पूछना है?